वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा। पार्लियामेंट में जो हमारे इत्तेहादी हैं, मौजूद पार्टीज हैं, उन सब से मशवरा करके इस एजेंडे पे आगे बढ़ा जाएगा। ये वो सिविल डिक्टेटर्स हैं जो कि जज भी खुद बनना चाहते हैं, जूरी भी खुद बनना चाहते हैं, एग्जीक्यूशनर भी खुद बनना चाहते हैं। ये वो सियासी जमात है जो कि सियासत का लिबादा तोड़े हुए है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे डिक्टेटर हैं और क्रिमिनल्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का ये बच्चों का खेल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शोहदाए करबला की याद में आज 9वीं मुहर्रम उल हराम को मुल्क में जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहर में जगह जगह पानी की सबीलें भी लगाई गई। मुहर्रम उल हराम हमें एहतराम, इंसानियत, अमन, सब्र और बर्दाश्त का दर्स देता है। तमाम उलमा कराम अपने खिताबात में अमन, भाईचारे का दर्स दें, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत बांटने का दर्स देता है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान को बैनुल मज़ाहब और बैनुल मसालिक हम आहंगी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बात करें मुल्क की सियासी सूरत हाल की, तो हुकूमत के तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले के बाद कल से हुकूमत को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है और आर्टिकल 6 की कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल में ये कहा था कि हुकूमत ने हमें इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया, अब देखना है कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है। इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, सबको मिल बैठना चाहिए। शर्जील मेहमद ये कहते हैं कि PTI पर पाबंदी के ऐलान से पहले पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान साहिबा और शाजिया मरी ये कह रही हैं कि हुकूमत ने बजट में भी देखा कि हम अपनी राय के मुताबिक कुछ कर नहीं सके। हमने उनसे कहा था कि इस तरह मत कीजिए, इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते। उनका ये भी कहना था कि हमें कोई इंदिया नहीं दिया था कि PTI पर पाबंदी लगने जा रही है। अब पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े होंगे। नाज़रीन, आम इंतखाबात के बाद जब जोड़ तोड़ की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी, तो उस दौरान भी पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से तहरीक इंसाफ को पैगाम भिजवाया गया था, मगर PTI की तरफ से कोई खातिर खा रिस्पॉन्स न मिलने पर वो खबरें दम तोड़ गई थी। और ऐसा लगता है कि शायद अब तहरीक इंसाफ हालात को देखते हुए जमहूरी रवश अपना सकती है, जिसका इंदिया PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ते के लिए तैयार है। हम फॉर्म 47 को लेकर जो शिकायत हैं वो ज़्यादातर उनका ये कहना है कि वो नून लीग और MQM से मुतल्लिक हैं। नाज़रीन, इसी मुनासबत से आज का जो पहला बड़ा सवाल, तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला सकती है। और साथ ही जो आज हम बात करने जा रहे हैं, ये जिस तरह से आज बातचीत हुई, जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक कॉमेंट किया, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का भी कॉमेंट, उसको भी हम डिस्कशन में लाएंगे। क्या ऑपोजिशन का प्रेशर और इत्तेहादियों का प्रेशर, नून लीग अपने इस फैसले से यू टर्न भी ले सकती है? मैं पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि जावेद लतीफ़ साहब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि इत्तेहादियों से अभी हमारी बातचीत नहीं हुई है, उनसे ज़ाहिर है मशवरा करेंगे तो उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया। आपको लगता है कि अता तारड़ ने एक तो ये भी बात सवाल पैदा होता है कि कुछ ज़्यादा जल्दी कर दी अनाउंस करने में, या आपको लगता है कि ये अब आने वाले दिनों में कोई बड़ी तब्दीली देख सकते हैं? जो चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, लतीफ़ खोसा ने भी कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ जा सकते हैं। ये सारी सूरत हाल जो मैंने 2-3 बातें आपके सामने सवाल की सूरत में रख दी ताकि आप तफसील से जवाब दे सके, क्या आपको लगता है कि नून लीग यू टर्न भी ले सकती है? जो उन्होंने पाबंदी की बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, यू टर्न तो हमारे यहाँ एक आम लफ्ज़ हो गया ना कि कर लें ना कर लें। इशू ये है कि तहरीक इंसाफ ने पहले पीपल्स पार्टी को कोरा जवाब दिया था जब पीपल्स पार्टी बुलाएं ले रही थी PTI की कि हर सूरत में हमारे साथ आ जाएं। तो आपको जहन में रखना चाहिएगा कि फिर सिर्फ GDA ने एक दिन सिंध में हाईवे को बंद किया था और अगले दिन तमाम तर मामलात पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM सब के तय हो गए थे। और अब एक दिन पहले उन्होंने जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल किसी के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे, हमारा मैंडेट दो। अब मुख्तलिफ रहनुमा, चाहे वो लतीफ़ खोसा हो या असद कैसर का भी मैं बयान देख रहा था कि अब हमें अदम एतमाद की तरफ जाना होगा।
तो वो देख रहे हैं अदम एतमाद कोई इशू ही नहीं है पीटीआई के लिए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाए, और पीपल्स पार्टी के लिए इशू बड़ा है क्योंकि उन्होंने भी गारंटियों पे दोनों गवर्नरशिप, चेयरमैन सेनेटशिप और ऐवान सदर संभाला हुआ है। कोई ये ऐसे नहीं मिल गया हुआ है, इसके अंदर बड़ी इस्टेब्लिशमेंट की गारंटियाँ मौजूद हैं। और अब एक फ़ैसला जो कल अता तारड़ ने सुनाया और अब उसकी पॉलिटिकल लेपापोती आप कह लें कि इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ ने दोनों ने बात भी कह दी कि हम करेंगे, लेकिन ये आप देखेंगे कि इसमें पार्लियामेंट को बाकायदा तौर पे सोच रहे हैं कि मुख्तलिफ असम्बलियों से करारदादें भी पास कराएंगे इसके ऊपर, और ठीक ठाक बहस होगी और अदलिया के साथ एक महादाराई का मैदान दोबारा से गर्म होगा। आपको पता है कि एडहाक जजेस के लिए भी 2 राज़ी हो चुके हैं। एक साहब अभी मकबूल बाकर साहब जो वज़ीर आला भी रहे हैं अभी केयर टेकर के, उन्होंने जवाब नहीं दिया है, मुशीर आलम साहब ने मादरत किया है, तो वो और बहुत सारे जजेस हैं कि लगाया जाएगा। उसके ऊपर भी आपको पता है कल रात से जब से ये आई है उस पर ट्रोलिंग भी शुरू है, उस पर गुफ्तगू भी शुरू है, क्योंकि माजी में बहुत दफ़ा एडहाक जजेस रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने वजह भी दी, लेकिन ज़ाहिर है कि लोगों के जहन में है कि शायद ये अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए है सीटों वाले में मेरी राय के मुताबिक जो मैंने समझी है बात, तो वही 13 जजेस ही बैठेंगे। अगर काजी साहब के जहन में है कि वो जो लोग कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि जी 21 जज हो जाएंगे तो हम फिर बिठाएंगे, तो वो मेरा ख्याल है एक फड्डा ही होगा और किस्म का। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो आर्टिकल 6 है जिसकी बात हो रही है कि 3 लोगों पे लगना है, और कुछ फवाद चौधरी ने चूँकि करारदाद पेश की थी, तो जहन में रखिएगा जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के लिए चीफ जस्टिस ने 3 हाई कोर्ट से जजेस लिए थे, उसके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लागू नहीं होता। और इसी तरह जब रेफरेंस अगर वफाकी हुकूमत तय कर लेती है कि हमने भेजना है पार्टी पे पाबंदी का, तो उसमें भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि वो रेफरेंस होगा और उसमें भी चीफ जस्टिस ही बेंच बना देंगे कि वो जितने भी जजेस पे मुश्तमिल होगा वो उसको 15 दिन में उसका फैसला किया जाएगा। ये अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स खुद गवर्नमेंट उनके इत्तेहादी लगा रहे हैं, लेकिन इत्तेहादियों को भी जिस तरह बिठाया गया था उसी तरह ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक उन्होंने कल अता तारड़ ने अनाउंस किया था। इसके अंदर स्टेक होल्डर्स जो इस वक्त हुकूमत में हैं उनकी मुशावरत थी, और पीपल्स पार्टी की असल मुशावरत तो सदर आसिफ अली जरदारी से होनी है ना, तो जिनके साथ होनी है उनसे बातचीत होती भी रहती है, और सब जमातें अपनी बारगेन भी करती हैं कि जी अच्छा इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, उनके बदले में हमें क्या जाएगा, हमें क्या नुकसान होगा, हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि असल इशू ये है कि पीटीआई भी जब कहती है कि हमें भी उन्हीं से बात करनी है जो ताकत रखते हैं, तो अवाम तो कहीं पे भी कोई उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। उनके नाम पे सब कुछ होता है, लेकिन उनके लिए तो किसी ने कभी कोई बात नहीं की। अब ये जो नई महादराई होने जा रही है, इससे मजीद लड़ाई बढ़ेगी, इसमें मजीद इक्तसादी बहरान आएगा, और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई का फैसला है, क्योंकि कोई सुलझाओ की और गुफ्तगू की बात नहीं हो रही है। अभी बहुत सारे आपके पास क्या खबरें हैं, ये जो सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है, आप जितने भी बड़े सीनियर सहाफ़ी जो यूट्यूब पे मौजूद हैं, मतलब इस मीडिया पर भी हैं और यूट्यूब के मीडियम पर भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई पता नहीं शहबाज शरीफ साहब जाने वाले हैं, उनकी जगह मोहसिन नकवी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, जहांगीर तरीन साहब आ सकते हैं। तो क्या ऐसी वाकई विफाक में कोई बड़ी तब्दीली आपके नॉलेज में है, ऐसी खबरें? नहीं, देखें यूट्यूब का जो हैशटैग होता है ना, जो थंबनेल होता है, वो बहुत कुछ बेच रहा होता है। ना मोहसिन नकवी एमएनए है वो बन जाए एमएनए, और ना जहांगीर तरीन है वो बन जाए एमएनए, बना लें उनको। और मुस्लिम लीग का तो चूंकि फिर नाम ही खत्म हो गया ना कि भाई ठीक है, जब नवाज शरीफ साहब ने ओके किया, मरियम नवाज वज़ीर आला बन गई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, तो सब ने ये तय कर लिया कि बस अब जो कहते जाएंगे, तो उनको भी एक मज़ाहिमत का मिल जाएगा। अगर मैं एक लम्हे के लिए ये फ़र्ज़ कर लूँ बात जी। कि इस तरह मुसल्लत वज़ीर आज़म किया जाएगा बाहर से, तो फिर मैदान जंग कुछ और होगा, फिर कोई और पार्टी देख रही होगी गेम, फिर सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो रही होंगी, फिर गेट नंबर 4 पे कोई और पार्टी जा रही होगी। तो अभी मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इस वक्त तक जब हम आप बात कर रहे हैं और जब ये फैसले हुए हैं कि आर्टिकल 6 की तरफ भी जाना है, प्रेशर भी बढ़ाना है, एडहाक जज लगाने का भी फैसला हुआ है, तो ये है कि जनाब कोई चीज़ नहीं माननी, ना ही जो 8 जजों का फैसला है उसको इतनी स्मूथ सेलिंग हो जाएगी कि जी बस फौरन इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसमें हमें अभी बहुत सारी जेतें नजर आएंगी, इफ एंड बट्स नजर आएंगे, और फिर देखेंगे हम कि क्योंकि यहाँ माजी में भी, कल भी मैंने कहा था, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत के बड़े नोटिस होते रहे थे, अब देख लें, अब देख लें, तो ये ऐसे नहीं होगा इम्प्लीमेंट फौरी तौर पर। जी, हाफिज ताहिर साहब आप हमारे साथ हैं। हाफिज ताहिर साहब, अब ये जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि अदलिया से भी एक महाजराई है, फिर ये बैन की जो बात हो रही है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल 17 के मुताबिक ज़ाहिर है ये मामला
सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर वो हतमी फैसला तस्वुर किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस को एंटरटेन करेगी? क्योंकि वो तो ऑलरेडी, यही कल बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी मान चुकी है। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के नॉलेज में नहीं है जो अता तारड़ साहब ने कहा, और क्या अब अता तारड़ पीपल्स पार्टी के प्रेशर में नून लीग ये अपनी वापस ले सकती है बात कि जी हमने इत्तेहादियों से मशवरा किया, इत्तेहादी नहीं माने तो हम ये बात अपनी वापस ले रहे हैं? तो होने क्या जा रहा है हाफिज तारड़ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो मैं गुज़श्ता तकरीबन 25 घंटों से जो बन्नू और डेरा इस्माइल खान में हमारी फौज के शुहदा हैं और जो वाक़यात हुए हैं, मैं समझता हूँ कि कल भी और आज भी हमें उस पर बात करनी चाहिए थी। ये कोई इतना अहम नहीं है, ये तो ड्रामा चल रहा है, ये सियासी खेल चलता रहना है। लेकिन जिस मुल्क के खूबसूरत तरीन नौजवान शहीद हो जाए और उनकी लाशें उठाई जाए और उनके जनाजे उठाए जाए और दहशतगर्द बाहर से आके दहशतगर्दी करे, इस मुल्क के अंदर क्या हमारे पास इतनी फुर्सत है कि हम उन अपने शहादा पे भी बात कर सके? हम अपनी इस दहशतगर्दी और बढ़ती हुई इंतहा पसंदी पे भी बात करें? ये तो अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी सागदार साहब ने कहा अभी फैसला नहीं हुआ, कल जो है वो मुमकिन आ जाए कि अभी इत्तेहादी जो है उनसे मुशावरत होगी। लेकिन जिन माओं के बेटे इस वतन के लिए कुर्बान हुए हैं, वो भी तो देखती होंगी ना कि ये मीडिया जो सारा दिन सुबह से शाम तक लगा हुआ है, ये कहीं हमारे बच्चों को भी खराज तासीम पेश करता है जिनकी खातिर हमारे बच्चे कुर्बान हो रहे हैं। जी बिल्कुल हाफिज साहब, जाहिर है न्यूज़ में अगर आप देख रहे हो, अगर अपने चैनल की बात की जाए तो मुसलसल इस खबर को कवर किया जा रहा है और लम्हा ब लम्हा, जाहिर है इसमें तो कोई शक व शुबह की बात नहीं है। ये नौजवान हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर पर कुर्बानी देते हैं, इस कौम की हिफाजत के लिए, और कौम का बच्चा बच्चा पाकिस्तानी फौज के साथ है, इन शहीदों गाजियों के साथ है। हाफिज साहब, वैसे भी आज 9 मुहर्रम है और हमें कम अज कम आगाज ही इससे अपने इन शुहदा को खराज तासीम पेश करने से करना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक बात है पाबंदी की बात है या अदालत की बात है, तो देखिए इस मुल्क में हर चीज नामुमकिन मुमकिन हो जाती है, मुमकिन नामुमकिन हो जाती है। मेरे भाई आमिर इलियास राणा साहब जो बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि चूंकि रवैया ये है कि अगर कहीं पर कोई नरमी की बात सोची भी जाती है तो इमरान खान साहब को कुछ नहीं मिलता तो वो किसी को, यानी अब तो लफ्ज मैं तो कह नहीं सकता अपनी जुबान से जो उन्होंने चेयरमैन नैब के लिए कह दिए, कभी वो आर्मी चीफ के मुतालिक जो दिल चाहता कह देते हैं, फिर 4 दिन बाद बात भी उनसे वो करना चाहते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब जो है वो चाहते क्या है। अगर तो कोई किसी को मेरे इन भाइयों में से समझ आ जाए कि वजीर आजम बनने के अलावा वो क्या चाहते हैं। एक दिन यानी आप पाकिस्तान के सिपा सलार को मतून करते हैं, उसके खिलाफ बात करते हैं, दूसरे दिन आप कहते हैं बात भी उनसे करनी है। एक दिन आप जो है यानी जो जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके लोग, और फिर अभी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर जो बकवास शुरू होती है, जो तो ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक कोई हल नहीं निकल सकता जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जब तक सारी जमातें बशमूल इमरान खान साहब ये संजीदगी की तरफ नहीं जाएंगे। ये जो इल्जाम तलाशी है या एस्टेब्लिशमेंट को सामने रख के या फौज को सामने रख के पॉपुलर होने का जो एक बयानिया बनाना है, ये ज्यादा देर अब और कितना आपने चलाना है। मुल्क की ऐसी तैसी है, रोज पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, गरीब आदमी के पास बेचारे के पास खाने को रोटी नहीं रह गई है, आपकी हड़तालें हो रही हैं। तो कोई इनको कोई अवाम का भी ख्याल है, कोई लोगों का भी ख्याल है। एक तरफ दहशतगर्दी है, एक तरफ गुर्बत है, बेचैनी है, लोड शेडिंग है। तो ना इमरान खान साहब को इसका एहसास और ख्याल आ रहा है कि चलो उसको दूसरी तरफ हुक्मरान है तो वो IMF के साथ जो तय किया वो पूरा करना है। जो कोई भी होता उसने पूरा करना था। शहबाज शरीफ साहब की जगह आप किसी को उस जगह बिठा दें। तो पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं, अगर आप किसी दिन, मैं आमिर इलियास राणा साहब से गुजारिश करूंगा, इलियास भाई से, फैसल साहब, ये सारे अपने अपने शहरों का जो क्राइम, छोटा क्राइम है, मोटरसाइकिल पे जो हो रहा है, जो दुकानों पे हो रहा है, जो लोगों से पैसे छीनने, वो जरा चेक करे ना किस इंतहा पे पहुंचा हुआ है। और किसे आप कहते हैं बदअमनी और बेइत्मीनानी और
वो जो है ये मैं हम शुमाली लाहौर में रहते हैं, कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि यार रात को कोई औरत क्या बच्ची जाएगी तो कोई उसको हाथ डालेगा। अब मगरिब के बाद यहाँ कोई नहीं निकल सकता अपने घर से, निकलते हैं छीन लेते हैं जो कुछ होता है। वो हमारे ही बच्चे हैं ना, ये कोई काबल से तो नहीं आए हैं। ये बेरोजगारी और ये चीजें असल बात है, इस तरफ ये तवज्जो करें। और ये जो है बाकी जहाँ तक अदालत की बात है, 8 दिनों ने फैसला दे दिया, काजी साहब इडाम जज ले आएंगे, ये खेल पहले भी हमने देखा। 1987 से मैं सियासत में हूँ, ये खेल ऐसे ही चलता रहा है। इस बार जो खेल है वो ऐसा गरीब हो गया है कि किसी की भी समझ नहीं आ रही कि इसका इख्तिताम क्या है। अल्लाह ना करे कोई इसका इख्तिताम बहुत बुरा हो, लेकिन सबको सोचना चाहिए इस कौम का और इस मुल्क का, आम लोगों का, जिनके नाम पर आप हुकूमत करते हैं या अपोजिशन करते हैं। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, मैं समझता हूँ जरदारी साहब को एतमाद में लिए बगैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई होगी। अच्छा। जरदारी साहब को एतमाद में लिया गया होगा, एमजीएम से भी किसी बड़े को एतमाद में लिया गया होगा, जो इत्तेहादी जमाते हैं उनको ये बताया गया होगा कि एक इस तरह हम जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। रद्द अमल सख्त आ गया, मीडिया बोल पड़ेगा, इंसानी हकूक की तंजीमें बोल पड़ी। वो देखें अमेरिका भी बोल पड़ा है, जिसे कुछ नजर नहीं आया गजा में तो बोलते हुए उसका मुंह बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ फौरन वो बोल पड़ा है। तो वो ये अभी चलेगा, मैं नहीं समझता इतनी जल्दी ये पाबंदी शबंदी वाला मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। इस पर बहुत सारी चीजें। तो ये जो हालात हैं हाफिज साहब, आपके सख्तजान के पास क्या खबरें हैं? कोई तब्दीली की बातें भी हो रही हैं क्या? वाकई विफाक में कोई तब्दीली है? और ये जो सोशल मीडिया पर एक तासुर है कि ये जो कुछ भी होता है एस्टैब्लिशमेंट करवाती है। इमरान खान साहब की अगर बानी पीटीआई के कोई केसेस से वो बरी हो रहे हैं तो जी एस्टैब्लिशमेंट, ये सुलह हो गई जी, मुज़ाकरात हो गए, तो ये जो सारा तासुर है ये तो एक क्योस पैदा करता है बेसिकली आम आदमी के ज़हन में। वो फिर ऑटोमेटिकली यही सवाल पैदा होते हैं कि फिर जो आमिर साहब भी कह रहे थे कि फिर आम आदमी का कौन सुनने वाला है यहाँ पर? देखिए, मैंने सख्त जान को ना कोई 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले कहा बड़े बड़े केस आ रहे हैं, कोई बता पुता कर, कोई जा, कोई इधर उधर हो गया। तो सख्त जान एक बड़े जो हमारे कानून के बड़े जिम्मेदार है, कहीं वो उनकी दीवार के साथ कान लगा कर आया तो उन्होंने कहा भाई जिस तरह के केस गवर्नमेंट साइड यानी इमरान खान साहब की अपोजिशन जिस तरह के केसों को लेके चल रही है और जिस तरह की आप इसे कह ले उनका पेश होना है, तो ये सारे केसों से इमरान खान बरी हो जाएगा। इसमें ना एस्टैब्लिशमेंट की बात है ना किसी और की बात है, नालायकी अपनी है। और उस नालायकी के अंदर आप मानीगंज वाला केस देख लें, वो केस उसके अंदर सबसे पहले निकाह खान को सजा होती है और गवाहों को सजा होती है। अगर आपने इमरान खान को सजा देनी है तो आप ना मुफ्ती सईद को सजा देने को तैयार है ना ओम को सजा होनी थी, तो किस तरह आप जो है उसको वो केस जिस तरह भी आप ले आते उसमें निकाह खान और जो गवाह है उनको सजा देनी पड़ती अगर वो जेन्युइन केस होता तो। अगर जेन्युइन होता या ये तो बात है ना, अभी तो अदालत ने उसे फारग कर दिया। इसी तरह बाकिया मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा तवज्जो अब सबकी इमरान खान साहब के वकला की भी सोशल मीडिया पर है और दूसरी तरफ से वकाला की भी मेरा ख्याल तवज्जो इतनी है कि ठीक है बस कल नहीं परसों 2 साल बाद इस तरह नवाज शरीफ साहब आज बाहर है, जरदारी साहब बाहर है, खान साहब ने भी तो आ ही जाना है, तो ज्यादा वक्त जाया ना करें, मेहनत ना करें और तरफ तवज्जो दे। ये करिए। फैसल साहब, नून लीग ने सियासी खुदकुशी की ये जो अता तारड़ की है, क्योंकि यही बार बार बात की जा रही है और आपको लगता है कि जैसे अब आमिर साहब ने भी बात कर दी, हाफिज साहब ने, कि ऐसा हो नहीं सकता कि इत्तेहादियों से खास तौर पर जरदारी साहब से बात किए बगैर कोई फैसला करे नून लीग, तो लेकिन सारा मलबा फिर नून लीग पर ही गिर रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या होने क्या जा रहा है? इतने सारे मामला, सारे महाज इकट्ठे खोल लेती है नून लीग हर वक्त, तो क्या मसाइल का शिकार हो सकते हैं? हुकूमत के लिए क्या मसाइल हो सकते हैं? और फिर ये जो ऑपोजिशन ज़ाहिर है इनका जो प्रेशर है, तो क्या वो जो आमिर साहब से भी मैंने सवाल किया, क्या आपको लगता है कि अब नून लीग भी यू टर्न पे जा सकती है? कल रात को 1:45 पे पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें बाकायदा तौर पे लिखा गया कि जो तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का फैसला है उस पर बाज़ाब्ता बयान, ये बाज़ाब्ता का लफ्ज़ लिखा गया। शादिया मरी की तरफ से वो बयान था, उन्होंने कहा मैं एतमाद भी नहीं लिया गया इस मामले के ऊपर।
अब जरदारी साहब को लिया गया था या नहीं लिया गया था, ये पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता बयान है, इसमें लफ्ज़ बाज़ाब्ता भी लिखा। उन्होंने बोला कि मुशावरत के बाद, पार्टी मुशावरत के बाद जो है इस हवाले से कोई जो है फैसला करेंगे। अब आप आ जाए इसहाक डार की तरफ। इसहाक डार साहब ने आज साथियों से बातचीत की है, उन्होंने कहा अभी फैसला नहीं हुआ। ये इसहाक डार साहब कह रहे हैं। ये तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून को भी जो है अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही मालूम चला कि भाई ये काम होने जा रहा है। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि इनको अंदाज़ा हो गया कि इनसे जो है ना वो मिसफायर हो गया, जितने माजी के फैसले उनको बैक बाउंस हो रहे हैं, ये भी जो है इनके जो है वो गले पड़ गया। इत्तेहादी जमातें, हद तो यह है कि जो तहरीक इंसाफ की बदतरीन मुखालिफ जमातें हैं, जिनकी सियासत को तहरीक इंसाफ निगल गई है, उनमें मिसाल के तौर पे एएनपी को ले लें। एएनपी भी जो है वो इस फैसले के साथ खड़ी होने को जो है वो तैयार नहीं है। बाकियों को तो आप छोड़ दें, जिसकी पूरी सियासत को तहरीक इंसाफ ने जो हड़प कर लिया, ख़त्म कर दिया, ज़ीरो कर दिया, वो भी जो है इस फैसले के साथ जो है वो खड़े होने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी भी जो देख ले आपके सामने ही है, जो अभी तक मशावरत ही चल रही है। अब तक तो सारी बातें करेंगे कि 9 मई को ये हो गया, तबाही मचा दी, दहशतगर्दी हो गई। भाई ये बताओ कि इस फैसले पर साथ हो या नहीं हो, इस पर वो आए बाएँ शाएँ कर जाते हैं। बाकी दुनिया भर की आप उनसे जो है वो तबसरा जो है वो करवा लें। इसहाक डार ने फिर जो है वो सोने पर जो है वो सुहागा कर दिया। देखें, इस वक्त नून लीग को जो है ना वो अपना जो है ना वो सियासी तज्जिया करना चाहिए। अगर इस सारे खेल में सबसे ज़्यादा जो है नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो नून लीग का हो रहा है। और नून लीग का जो सियासी नुकसान है ना वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर नून लीग पॉलिटिकली कमज़ोर हो रही है तो और यहाँ पे कोई 2 जमातों के बजाय एक जमात ताकतवर हो रही है तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। नून लीग को भी अगर तहरीक इंसाफ की कोई जेन्युइन अपोजिशन है तो वो नून लीग है। नून लीग का कमज़ोर होना ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं है। ये भी जो है समझ लेंगे एक जमहूरियत के अंदर जो है वो एक डिक्टेटरशिप कायम करने वाली जो है बात हो जाएगी। नून लीग को खुद अपना तज्जिया करना चाहिए कि वो उसका जो एक सियासी सरमाया है जी वो किस तरह जो है ख़त्म हो रहा है। आज भी पंजाब में अगर कोई नंबर 2 पार्टी है तो नून लीग है। इत्तेहाद में एमकेएम तो किसी गिनती में नहीं है ना, ये तो 7वें 8वें नंबर की पार्टी थी कराची के अंदर, उसको जबरदस्ती फॉर्म 47 से जिता दिया गया। नून लीग को अगर हराया गया, जिताया गया तो 10, 15, 20 हज़ार वोटों का ही फर्क होगा। नंबर 2 पे तो नून लीग ही होगी। तो नून लीग को सोचना चाहिए कि उसके इन फैसलों का वो जो मुस्तकिल ये जो काम हो रहे हैं वो कहीं इस्तेमाल हो रही है क्या, उसके पास सियासी कार्ड ख़त्म हो गए, उसकी सियासी बलोगत, सियासी बसीरत कहाँ चली गई है। इस वक्त उसको किस किस्म के जो है वो सियासी फैसले करने चाहिए और उससे कौन से फैसले या वो खुद कर रही है या फैसले करवाए जा रहे हैं, और मुस्तकबिल में ये फैसले उसके फ़ायदे में होंगे या नुकसान में होंगे। ये नून लीग को अपना खुद जो है वो सियासी एनालिसिस करना चाहिए। सही। नून लीग के जो ज़ेरक सियासतदान है, जो संजीदा सियासतदान है, अगर अब भी आज भी उनके बयानात को देखें तो वो इस तरह जो है उन फैसलों के साथ खड़े होते नजर नहीं आते। ठीक है, तहरीक इंसाफ की मुखालफत जो है वो अपनी जगह है जी जी, लेकिन वो आज भी उनको शायद उनकी गुफ्तगू से कहीं ना कहीं हमें एहसास हो रहा होता है कि उनको या तो वो इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर वज़ाकाना तौर पे इक़्तिदार की ख्वाहिश में और इक़्तिदार की मोहब्बत में जो है वो ये सब कुछ करने पे जो है वो मजबूर है या मामूर है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सियासी फैसले करने की ज़रूरत है वो नून लीग को सियासी फैसले करने की ज़रूरत है। 8 फरवरी की शाम एक ऐसी शाम थी, अगर नून लीग मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बड़ा फैसला करते तो आज नून लीग की ये सूरत हाल नहीं होती। या फिर जिन्होंने सारी मैनेजमेंट की थी, भाई आप पूरी नून लीग को पूरा इख्तियार दे देते ना, ये सारा फसाद ही खत्म हो जाता। 2 तारीख जहाँ इतनी सीटें, इतना बड़ा गेम हुआ था तो पूरे तौर पे नून लीग को इख्तियार दे देते। ठीक, ये जो खिचड़ी पकाई गई 8 फरवरी को उसकी कीमत अदा कर रही है। उस दिन नून लीग को पूरा इख्तियार उसके हवाले कर दिया जाता तो शायद ये सूरत हाल ना होती। अब एक अजीब खिचड़ी पक गई है, हल किसी के पास नहीं है। ठीक, किसी के पास हल नहीं है कि कोई बता सके कि आने वाले कल में क्या होगा। बिल्कुल सही। नाज़रीन, कोई एक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ पर गवर्नमेंट की तरफ से बतौर सियासी जमात पाबंदी का फैसला। सियासी टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नवीद साहब, जिस तरह फैसल साहब भी बात कर रहे थे कि नून लीग को अपना सियासी तज्जिया करना चाहिए और ये नून लीग खुद फैसले कर रही है या करवा रही है, बहरहाल ये तो नून लीग ही जानती है। आपके ख्याल में ये अब क्या नून लीग इत्तेहादियों के मशवरे के बगैर इतनी बड़ी बात कर सकती है? और अगर ऐसा है जिस तरह से अब लतीफ़ खोसा ने भी ये कहा, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक साथ बैठकर अदम एतमाद ला सकते हैं हुकूमत के साथ, या गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में तो आ जाएंगे? क्या बना भी सकते हैं? देखें दुआ, हम इसहाक डार के एक बयान को लेके और ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से उसकी जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है और कहा जा रहा है कि नहीं फैसला हो चुका है। ये तो कहा जा रहा है कि इत्तेहादियों को जो है एतमाद में लिया जाएगा इस फैसले के ऊपर। अच्छा, ये फैसला बेसिकली इंतहाई मुज़क्किर फैसला है जो कि गवर्नमेंट की अपनी बौखलाहट और उसकी जो फ्रस्ट्रेशन को जो है वो जाहिर करता है। आप देखें, इस फैसले से 4-5 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने, 13 रुकनी फुल बेंच ने, उसमें से 11 जजेस ने, ऑल्दो के 8 जजेस का फैसला था जो कि रिजर्व सीटों के हवाले से था, लेकिन 11 जजों ने जो है वो पीटीआई को एक जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी, एक जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तस्लीम किया। अब जब उसकी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत तस्लीम कर ली गई, उसके बाद गवर्नमेंट जो है जब देखा गया कि जी पीटीआई अब पार्लियामान में अक्सरियती जमात बन के उभरने लगी है, तो एक ऐसा फैसला किया गया कि जी आप उसको बैन ही कर दें, उसको तो सियासी मंजरनामे से ही गायब कर दें। कौन कहेगा ये? यानी पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान में जमहूरियतदारों, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर, यानी ये तो उनका मजाक उड़ाने की बात है कि 13 रुकनी फुल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो एक फैसला देता है और आप उस पार्टी को जो है वो सियासी मंजरनामे से ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखें, ये वही सिलसिला जो कि इलेक्शन से पहले का सिलसिला है, ये वही चलता आ रहा है। इलेक्शन से पहले आपने पीटीआई के साथ क्या किया, उसका झंडा नहीं छोड़ा गया, उसके लीडर की तस्वीर नहीं लगाने दी गई, उसके पोलिंग एजेंट को नहीं छोड़ा गया, वहां पे उनके उम्मीदवारान को जो है वो कागजात नामजदगी जो है नहीं जमा कराने दिए गए। उस तमाम तर एट्रोसिटीज के बावजूद जो है वो पीटीआई सबसे ज्यादा वोट लेके निकल के आती है और उसके बाद जो है आप रिजर्व सीटों के जरिए उस अपनी जो है वो 2/3 मेजॉरिटी बना, यानी जमहूरियत नाम है रूल बाय द मेजॉरिटी का। यहां पे एक माइनॉरिटी ने जो है वो हाईजैक कर लिया है पार्लियामेंट को और मेजॉरिटी पार्टी को जो है वो उसको सियासी मंजरनामे से गायब करने। ये कौन सी जमहूरियत है? हम या तो आप कह दें कि जी ये डिक्टेटरशिप है, या ये कह दें कि सिविलियन डिक्टेटरशिप है। आप जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के इस तरह के आमराना फैसले कैसे कर सकते हैं? लेकिन नवीद साहब, हुकूमत तो ये कहती है ये हमने नहीं किया, जाहिर है ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था और उससे पहले फिर अदालतों की तरफ से फैसला आया। अगर आप जिस तरह से 8 फरवरी की बात करें या निशान लेने का और फिर ये सारे मामला जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आज़ाद लड़ना पड़ा इलेक्शन, तो उनके पास तो ये जवाब है कि ये हमने तो ये फैसले नहीं किए ना, ये उनकी वजह से इलेक्शन कमीशन और अदालतों से आए। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मावराए आइन काम किया है, जो कि दूसरी जमातों को सीटें उठा के, रिजर्व सीटें उठा के, यानी जो पीटीआई की जीती हुई सीटें थी जिसकी बेसिस पे जो है पीटीआई को वो रिजर्व सीटें मिलनी थी, वो उठा के उन पार्टीज को दे दी जिन्होंने जो है वो सीटें नहीं जीती थी। तो अगर इस तरह से, और अब फिर ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक साथ मिल के कोई जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव ला सकती हैं। बिकॉज इस वक्त हमेशा पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की तारीख है, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तान में अदमे एतमाद की तहरीक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कभी भी नहीं कामयाब होगी। और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जो मईशत जिस नहज पे खड़ी है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क जो है वो ऐसे किसी चीज़ का मुतअम्मल हो सकता है कि जी आप वो नो कॉन्फिडेंस के जरिए गवर्नमेंट गिराएं और फिर इलेक्शन हो और फिर जो है, या
जो है एक नई गवर्नमेंट आए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी और वो पीटीआई जो है वो जाएंगे। दूसरी बात ये कि बैन लगाने की, पार्टीज के ऊपर बैन लगाने की, पीपल्स पार्टी का जो बाज़ाब्ता बयान आ गया फैसल ने जिसका जिक्र किया, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि नैप को, नेशनल अवामी पार्टी को जो है बैन करने वाले जो थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो कोई बैद नहीं है। और इस तरह से आप कैसे कर लेंगे? आपने अवामी लीग को बैन कर दिया था, क्या हुआ उससे? आप मुल्क जो है आधा मुल्क गंवा बैठे। आपने नैप को बैन किया, 2 मरतबा बैन किया। वो नैप जो है आज अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में वो आज भी जिंदा है। जी। फिर आपने जो तहरीक लब्बैक को पिछली गवर्नमेंट में, पीटीआई की गवर्नमेंट में, देखें ये हमारे तमाम सियासी जमातों को मुहासबा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। सिर्फ इस वजह से कि आप सेम पेज पे होने के लिए, कि पिछली गवर्नमेंट में पीटीआई सिर्फ सेम पेज पे होने के लिए जो काम कर रही थी, इस गवर्नमेंट में पीएमएलएन सिर्फ सेम पेज पे होने के लिए ऐसे आमिराना फैसले कर रही है जिससे जमहूरियत की नफी होती है। तो मेरे ख्याल में इन्हें सिर्फ पीएमएलएन नहीं है, इसमें जो है वो पीटीआई भी शामिल है, इसमें बाकी जमातें भी शामिल हैं। उनको अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम सिर्फ सेम पेज पे होने के लिए जमहूरियत की जो है इस मुल्क में नफी कर दें। ठीक जी इलियास साहब, आपको लगता है तमाम सियासी जमातें बाशमूल पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी अपना मुहासबा करेंगी? जो नवीद साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एक पेज पर होने की खातिर आप जमहूरियत की नफी करते हैं, कोई ऐसी जमातें नहीं कि अपना मुहासबा करें। उनको वो वक्त भूल जाता है जब वो फैसले कर रहे होते हैं। अभी देख लीजिए नून लीग को भी बाद में ये याद नहीं रहेगा, लेकिन नून लीग को तो इसमें मसले में चाहिए था कि आपस में मुशावरत करके इसको सही तरह लेके उजलत में ना आते, बल्कि इसके लिए बाकायदा एक मीटिंग्स कॉल करके इसमें देख के इसको देखभाल के आते तो ज़्यादा बेहतर थे। फिर अपने इत्तेहादियों से भी बातचीत कर लेते, तो फिर इस बात का ऐलान करते एकदम करके। आज ऐलान उनको अपने हर एक को अपनी क्लैरिफिकेशन पेश करनी पड़ रही है, हर कोई इसके बारे में कर रहा है। बल्कि देखें इतना रिएक्शन है कि मुल्क की दूसरी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी के अलावा भी जमात इस्लामी है, दूसरी हैं, वो सारी जमातें कह रही हैं, JUI है वो इस पर नहीं हक में है कि पार्टी किसी सियासी पार्टी पर बैन लगे। और ये किसी मसले का हल नहीं है कि जी वो कि पार्टी पर बैन लग जाए या आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। ये इस तरह करेंगे, एक दफ़ा करेंगे, कल उनकी बारी आएगी किसी दूसरी पार्टी की तो वो भी इसी तरह करेंगे। कल अगर जी बैन लगाते हैं तो फिर इससे मसले हल तो नहीं होने लगे, बल्कि और जो 4-5 साल से जो मसले चलते आ रहे हैं वो मसले फिर उलझ के सामने सारे आ जाएंगे। और इस वक्त तो मसले का हल निकालने के लिए चाहिए कि वो मसले का हल निकाला कि जी उनकी जो रिज़र्व सीटें हैं, बेसिकली मसला तो उधर से पैदा हुआ है कि रिज़र्व सीटें उनको जाते हुए उधर दिखाई दे रही हैं, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि उसकी पार्टी को बैन कर दिया जाए, ताकि क्योंकि अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है कि PTI को ये सीटें मिलनी चाहिए। PTI जमात अब सुन्नी तहरीक को थोड़ी मिल रही हैं, PTI को मिल रही हैं। तो PTI के जिसने आपने डिक्लेरेशन दिया हुआ तो उनको सबको जो जब जारी है सीटें, तो मसला तो सारा उधर से है कि बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस वक्त बर्दाश्त करने के लिए चाहिए कि अभी भी आपकी देख लें इत्तेहादी हैं, ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि मेजॉरिटी इनकी ना हो जाए, सिंगल लार्जर पार्टी की। तो वो ये इत्तेहादी हैं कि उनको ये भी है मसला कि अगर ये करते हैं तो कुछ और ना हो जाए सिचुएशन, जैसे कि अफवाहें सोशल मीडिया पर गूंज रही हैं कि जी ये हो जाएगा, ये पार्टी जा रही है, ये इस तरह हो रहा है। तो इसके लिए ये वो सारा ये उसको मसले को रोकने के लिए ये बात की जाती है। अब ये बात इस तरह की है कि इसके रिएक्शन ऐसे आए हैं कि इनको अपने आप को एक बात करनी पड़ रही है, क्लियर करना पड़ रहा है कि जी इसमें अभी फैसला करेंगे इत्तेहादियों से। तो इत्तेहादी पहले ही बोल पड़े कि जी हमसे बातचीत की नहीं है। अब अगर उनसे बातचीत की होती तो सही तरीके से इसको अगर डिसिप्लिन में लेके आते तो इसमें बेहतर अंदाज से बातचीत की। लेकिन पार्टियों पर इस तरह बैन लगाने का फ़ायदा कुछ नहीं होगा इनको, क्योंकि इसके ज़्यादा कोई नताइज ऐसे नहीं है कि कुछ इसके मसले का हल निकल आएगा, बल्कि ये मसला और उलझेगा। मुल्क में पहले ही मसाइल कितने ज़्यादा हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हल किस तरह आप समझते हैं कि पार्टीज पर बैन लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे? बेशुमार मसाइल हैं और इन्हीं तमाम मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला महंगाई भी है, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। अभी एक क्विकली ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल इसी मसले से मुतालिक, महंगाई बेकाबू, हुकूमत बेबस, आवाम ख्वार हो गई, हुकूमत मुआशी तौर पर सख्त फैसलों के बावजूद आवाम को रिलीफ देने में नाकाम क्यों है? ये हमारा सवाल होगा।
राय लेते हैं ब्रेक के बाद। कोई भी मुल्क है वहाँ पे बाहर अवाम आ जाती है और इनकलाब आ जाता है, यहाँ पे इनकलाब वाली बात कोई नहीं है। ये बहुत सरासर ज़्यादती है। अब बिजली का बिल देखो, मेरे खुद ज़ाती 42,000 रुपये घर का बिल, बिजली का बिल आया। मैंने 22,000 रुपये किराया देने और चला रहा हूँ बाइक का, इसमें मुझे बच रखे है। पहले कहते हैं 2 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिजली 10 रुपए महंगी कर देते हैं। गरीब आवाम कहाँ जाए, क्या करे? पहले बड़े मसले मसाइल हैं, ऊपर से आपको पता है जो बिजली के बिल हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आगे सैलरियों के मसले मसाइल हैं जो बढ़ नहीं रहे। नाज़रीन, हुकूमत का महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे हो गई। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत 2 रुपये सस्ता करके 10 रुपये महंगा कर देती है। हुक्मरानों को नहीं पता कि गरीब का क्या हाल है। मरकजी तंजीमें ताजरान पाकिस्तान ने हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने की बजाय आवाम पर मुसलसल जुल्म ढा रही है। पेट्रोल के साथ दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। ज़्यादा टैक्सेस और तवानाई के निर्खों में एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। मुश्किल इस्लाहात को नाफिज करने के लिए मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कमज़ोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमत के इस्लाहात आगे बढ़ाने की सलाहियत को मुतासर कर सकती हैं। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात तकरीबन $21 बिलियन है। पाकिस्तान के पास $9.4 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर उसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। नाज़रीन, इसी मुनासबत से ये दूसरा बड़ा, नवीद साहब आपसे आगाज़ करियो। चूँकि सख्त मौशी फैसले, IMF का बजट खुद मान चुकी है हुकूमत, टैक्सेस की भरमार है, महंगाई बहुत ज़्यादा, और उसके बावजूद आए दिन जिस तरह से अब पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया, आपको क्या लगता है? क्योंकि वज़ीर ख़जाना ये कह चुके हैं कि ये सख्त मौशी फैसले करना मजबूरी है ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके, तो लेकिन वो रिलीफ मिलता हुआ नज़र क्यों नहीं आ रहा? नवीद साहब दुआ देखें, इसी प्रोग्राम में हम इलेक्शन से पहले बात करते आ रहे हैं। हमने कहा था कि आपको इस वक्त पाकिस्तान का मसला नंबर 1 जो है, सबसे बड़ा मसला, वो मईशत की बहाली है, क्योंकि हम बिल्कुल जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आए थे। तो हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत की बहाली। लेकिन मईशत की बहाली के लिए आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास अवाम का एतमाद हो। लेकिन ये वाली गवर्नमेंट जो है, ये इसके पास तो जिस तरह का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के नतीजे में जिस तरह की गवर्नमेंट आई, वो गवर्नमेंट, उसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। और मोदी की रिपोर्ट आपने खुद कोट कर ली। मोदी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर होगी, फंडिंग के उसके इम्कानात बेहतर होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही गई कि इस गवर्नमेंट के पास जो है वो माशी इस्लाहात को जारी रखने का, क्योंकि देखें ये IMF का प्रोग्राम तो हमने ले लिया, ये 23वां प्रोग्राम हमने ले लिया, इससे पहले भी 22 प्रोग्राम हम ले चुके थे और हर दफ़ा ये कहा गया था कि जी ये आखिरी प्रोग्राम होगा और हम जो है वो कर्जों से IMF से निजात मिल जाएगी। लेकिन निजात नहीं मिल सकी, क्योंकि जो माशी इस्लाहात आपने करनी है वो माशी इस्लाहात आप नहीं कर रहे जी। वो और फिर इस वक्त जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ये तो बहुत ही बेसाखियों पे खड़ी गवर्नमेंट है। इसके पास ना अवाम का मैंडेट है, जैसा कि मोदी की रिपोर्ट में खुद कहा गया है कि इसके पास सख्त जो माशी फैसले हैं, माशी इस्लाहात हैं, उनको नाफिज करने के लिए इसके पास मैंडेट नहीं है जी जी। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है। आप देखें पॉलिटिक्स इतनी टॉक्सिक हो चुकी है, तो इस तरह के माहौल में आप कैसे फैसले करेंगे? और फिर इस तरह का जिस तरह से जो है आपकी बिजली महंगी कर दी, उसके बाद पेट्रोल महंगा कर दिया, तो माशरती तनाव तो आएगा ना, लोग उठेंगे, लोगों का
सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में चाहिए ये कि आप जो है वो तलखी ख़त्म करें, आप जो है वो टॉक्सिटी ख़त्म करें पॉलिटिक्स से, आप पोलराइजेशन को ख़त्म करें। आप उस जबकि इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप जो है वो एक पार्टी के ऊपर बैन लगाने के लिए तो ले हुए, क्या आपको मुल्क की मईशत अजीज नहीं है? अगर ये कहा जा रहा है कि जी पीटीआई एंटी स्टेट जो है एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो क्या आप प्रो स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं इस तरह के फैसले करके? तो IMF का प्रोग्राम 3 साल चलेगा और 3 साल में आपको जो रिव्यूज आएंगे तो वो आपकी माशी इस्लाहात का रिव्यू करते रहेंगे। तो जब इस तरह की गवर्नमेंट होगी, इस तरह का माहौल होगा, तो उसमें आप क्या मईशत को संभाल सकेंगे? आमिर साहब, तो इसका मतलब है आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जो तलखी है सियासी तौर पर, जो सियासी माहौल ये कम हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक फिक्रा आपका, एक नवीद साहब का। जी जी। आपने कहा था सख्त पॉलिसियों के बावजूद रिलीफ देने में नाकाम। नवीद साहब कह रहे हैं सख्त माशी पॉलिसियां ये कमजोर हुकूमत नाफिज नहीं कर सकती। इस दोनों का नतीजा पता क्या है कि जो बहुत भरपूर, जो नवीद साहब कह रहे हैं मैंडेट लेके आएगी, वो इससे बड़ा डंडा पब्लिक पे चलाएगी, वो आवाम के लिए ना बहुत अच्छा माशी पॉलिसी करेगी। और जो आप कह रही हैं जो 3 साल का प्रोग्राम लिया है, यानी उसके नाफिज होने में अभी टाइम है, अभी वो पॉलिसी साइज पे मौजूद है, अभी उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उसकी अप्रूवल देनी है और साथ साथ उसके ऊपर होना है। तो आप ये तवक्को तो मत करें ना कि अभी नाफिज हुई है बिजली गैस और जो के साथ साथ होनी है तो आप और हम ये तवक्को कर लें कि फौरन रिलीफ मिल जाएगा, नहीं होने लगा। और जो नवीद साहब नवीद सुना रहे हैं वो ये है कि अगर एक मैंडेट से भरपूर हुकूमत आएगी तो उसको इससे मजीद सख्त माशी पॉलिसी को नाफिज करना होगा। यानी अवाम के लिए आप दोनों बड़े लोगों की तरफ से ये नवीद है कि जनाब आप तैयारी रखें, आपकी पिटाई होनी है, ठुकाई होनी है, बंदे बढ़ाओ, काम बढ़ाओ। यहाँ पे देखें आप जो मर्जी कर लें, जब तक हमारी कोई फौज हो, हमारी कोई अदलिया हो, हमारी कोई हुकूमत हो, उसके पेशे नज़र अवाम नहीं होंगे, गरीब अवाम नहीं होंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि तमाम तर तायुशात, अयाशी, तमाम बड़े लोगों के लिए सहूलतें हमारे बजट में मौजूद है और हमारे सिस्टम में मौजूद है। कोई एक बड़ा आदमी, कोई एक बड़ा इदारा मुझे बताएं आगे आके कहो कि हम ये कुर्बानी अवाम के लिए दे रहे हैं। वो कहते हैं कुर्बानी भी तुमने देनी है, खाल भी तुम्हारी उतारेंगे। एक्चुअली तो इस वक्त ये मुसलसल एक अमल है कि जनाब जो होने जा रहा है और जो होगा, चूंकि हम सब उसी में शामिल हैं, अवाम भी उसके साथ ही है ना कि हम जो कहते हैं ना जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। तो हर दौर में हमारे साथ तो यही हुआ है, धोखा हुआ है आम आदमी के साथ कि किसके चक्कर में पड़ गए। सिर्फ हालिया अगर आप अशरे में देखें तो नवाज शरीफ के दौर में IMF को खुदा हाफिज कहा गया, फिर वो हमारे यहाँ लोगों को मोहब्बत जागी लाडले की कि जी लाना है इसे हर सूरत में, तो उससे जो बिगाड़ पैदा हुआ आज तक हम नहीं संभाल सके। उसके ऊपर अगर कोई बैठक नहीं हो रही, आप अदालत के 8 रुकनी फैसले ले लें या 17 रुकनी फैसले ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक सियासी डायलॉग नहीं होगा। और आपको कोई ना कोई तो रास्ता बनाना है, क्योंकि जो मजबूत है या कमजोर है सब बैसाखी पे हैं। और ये बैसाखी सिर्फ ये नहीं है कि ये सियासी जमातों के लिए है, ये सारे स्टेक होल्डर्स एक दूसरे की बैसाखी पे हैं और खार होने में सिर्फ अवाम है। सही है जी फैसल साहब, मैं वैसे अभी भी यही कहूँगी सख्त मौशी जो फैसले हैं, पॉलिसीज़ हैं, ज़ाहिर है अभी कुछ इम्प्लीमेंट होने जाना है, लेकिन जो ऑलरेडी भुगत रहे हैं ना आमिर साहब, वो भी तो बहुत ज़्यादा है। वो आवाम की, आम आदमी की, मेरी आपकी बसात से बाहर हैं बहुत सारी चीज़ें, और जो आगे जाके इम्प्लीमेंट होना है वो तो और बाहर हो जाएंगी। मुझे दीजिएगा चले नवी साहब आप कमेंट कर लें, फिर मैं फैसल साहब की तरफ जाती हूँ क्विकली। हाँ, मैं आमिर साहब की बात पे, मैंने सख्त माशी फैसले, वो जो इस अशराफिया की मराहत है, मैं आमिर साहब मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि 17 अरब डॉलर हर साल जो मराहत में ये अशराफिया खाती है ना। नहीं, आपका जो फिक्रा था ना, मैंने तो वही लिखा। नहीं, मैंने तो वही फिक्रा बोला जो आपने कहा था, मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया। आप सुन लीजिएगा जी फैसल साहब। मैंने मजाक कर दूं फैसल साहब, अब ये सारे मौशी फैसले होने इसीलिए हैं ताकि मईशत बेहतर हो सके, लेकिन अवाम तो इसी उम्मीद में रहती है ना कि चलें जी अब बजट आएगा, अब कुछ अच्छा होगा, अब नई हुकूमत बन गई, अब कुछ बेहतरी आएगी। तो क्या अब ये जिस तरह से जोड़ा जा रहा है कि जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं पैदा होता, ये आपस में तलखी कम नहीं करते हैं, एक जगह पर बैठते नहीं हैं, मामलात को हल नहीं करते हैं, तो मईशत बेहतर नहीं होने वाली। तो फिर तो ना ही समझे फैसल साहब।
कल जो है पाकिस्तान के जो ताजरों की सबसे बड़ी तंजीम है फेडरेशन है, उसकी कल कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें ये बाकायदा ऐलान किया गया कि पाकिस्तान में 25% सनतें इस बिजली के बिल की वजह से वो बंद हो चुकी हैं, और जो बाकी सनतें हैं वो या तो बंद होने जा रही हैं या उनकी जो मशीनें हैं उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इनको जो है ना कबाड़ियों को जो बेच दिया जाए। मौजूदा बिल जो बिजली का बिल है उसकी बुनियाद पे तो ये सनतों को नहीं चलाया जा सकता। ये ताजरों ने जो है वो ऐलान कर दिया। और दूसरी और एक अहम बात कही कि 40 जो है वो लोग हैं जो बिजली पैदा करने वाले इदारे हैं, उनके मालकान हैं। उन 40 मालकानों को तो ये कंट्रोल करने को तैयार नहीं है, लेकिन उन 40 मालकानों को नवाजने के लिए ये सारा मलबा जो है वो 24 करोड़ लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। देखिए, अगर मुल्क की मईशत नहीं चलेगी तो आपकी जितनी भी जेन्युइन पॉलिसियाँ हों, जितनी भी सख्त और नरम को तो आप छोड़ दें कि पॉलिसियाँ सख्त हैं, नरम है, अच्छी हैं, लेकिन जो पॉलिसियाँ जो एग्जीक्यूशन है वो किसने करनी है? ये टैक्स कलेक्शन कहाँ से होनी है? अगर बेरोजगारी का खात्मा कहाँ से होना है? आपकी जो है वो एक्सपोर्ट कैसे बढ़नी है? इन्हीं कारोबारी इदारों से बढ़नी है ना। अगर ये सिस्टम ही आपका कोलैप्स कर जाएगा तो आपके सारे प्लान जीरो हो जाएंगे। आप खुदा की पनाह, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये पाकिस्तान के ताजरों की सबसे बड़ी तंजीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसका ये ऐलान था कि पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पे बंद होने जा रही है, कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पे बंद होने जा रही हैं। ठीक। पाकिस्तान में किसी भी एक बाइख्तियार इंसान ने इस तरफ तवज्जो देने की जहमत ही नहीं की कि ये लोग क्या कह रहे हैं। एक इंसान ने। आप इनकी प्रायोरिटी देख लें कि इनकी प्रायोरिटी में कौन है, एडॉक जजेस हैं, पाबंदी है, ये है, इलेक्शन जो भी है। ये नहीं है कि मईशत को कैसे जो हमने बेहतर करना है। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि संजीदगी किसी सतह पे भी नहीं है। सही। तो आने वाली दिन में कीमत कौन अदा करेगा? बकौल आमिर साहब के बड़े लोग तो अपनी मराद कम करने को तैयार ही नहीं है, हमने और आपने अदा करनी है। तो मतलब तैयार हैं, अब तो हम भी कीमत अदा करने। ठीक है इलियास साहब, फिर आप तैयार हैं कीमत अदा करने के लिए? देखिए जी, हमेशा जब भी कोई जो भी गवर्नमेंट आती है तो वो आवाम ही कीमत अदा करती है। हमेशा जब भी जो प्रोग्राम अब तक जो 22 प्रोग्राम हो गए, अब 23वें प्रोग्राम में जाने, 23वें प्रोग्राम आवाम ही सारा टैक्स ये जो भी उन पर आती कंडीशनलिटीज़ वगैरह आवाम ने ही पे करनी होती हैं। किसको देखें, आज तक IMF कह के रह गया कि जी अपने टैक्स की बेस को ब्रॉड करें। ब्रॉड तो कोई नहीं करते, जिन से टैक्स लेते हैं उन्हीं पर डाल देते हैं। या जो इस्लाहात वगैरह, रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह जिन अदारों वगैरह की करते हैं तो फिर वो 1 साल के बाद वो फिर ख़राब हो जाते हैं। ये चाहिए कि देर पाक कोई सिस्टम ऐसा लेके आएँ जिससे सिस्टम चले, इकॉनमी आपकी बहाल हो तो वो चलती जाए आगे। ये मुश्किल चलती नहीं है आगे जाके, बस सिर्फ वो 1-2 साल चलते, जब तक बाहर से फंडिंग आती है उन फंड्स को यूटिलाइज़ करते हैं और उसके बाद फिर वहीं खड़े हो जाते हैं। आज तक देखा कभी के जी इकॉनमी अपने पाँव पर चलने लग जाए, कोई ऐसा नहीं चलता। जब तक बाहर से लोन लेते रहेंगे, चलते रहेंगे। हमारे तो अपने कुछ ज़रा ही नहीं है। अब देख लें, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से फिर ख़राब है। और गुज़िश्ता 8-10 साल से देखें, मुसलसल आपको देख रहे हैं, देखें इकॉनमी आपकी ख़राब हो रही थी, बुरे हालात हो रहे थे। इनको चाहिए थी कि इसको स्टेबल करते, देखें सब लोग कह रहे थे और उसके बावजूद भी किसी ने कुछ नहीं किया। अब देखिए, आप लोग यहाँ से इतने तंग आ गए कि जहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, मुल्क से छोड़ के बाहर जा रहे हैं, ताकि वो क्या करें, लोगों के खर्चे ही नहीं पूरे होते। देखिए इंडस्ट्री कहते हैं, अगर वो इंडस्ट्री बंद हो रही है तो फिर तो बेरोजगारी और बढ़ रही है, बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट को अपने खर्चे पूरे करने में मुश्किल, लेकिन इनकी वो जो है, जो कह लें कि गवर्नमेंट, इन्होंने अपने बजट में कोई काम नहीं किया जिससे बचत की जा सके, जिससे इनकी जो क्या कहते हैं मराहत वगैरह, उसमें कमी लाई जा सके। कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ। उनके वही चोंचले वही जा रही हैं और बिल्कुल उसी तरह रहेंगे। कोई मसला हल नहीं है नज़र आ रहा। IMF का 23वां भी आ जाए, 24वां, ये हर दफ़ा कहते हैं जी सियासी बयान होते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। जो है अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है और कर रही हैं बिल्कुल सही। जी हाफिज साहब, कब तक अवाम बर्दाश्त करेंगे? ज़ाहिर है मौशी मसाइल आपके सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़े हैं, वो उस तरह से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है, बार बार बात होती है, मौशी इस्लाहात की भी बात होती है, लेकिन चीज़ें नाफिज तो करने की बात होती है, कर भी दी जाती हैं, लेकिन जो एक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मौशी इस्लाहात, उस तरफ कोई नहीं जाता कि प्रैक्टिकली क्या प्लानिंग होनी चाहिए जिससे ये मामलात बेहतर हों? हाफिज साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि आपकी क़यादत जो है, जो भी वज़ीर आज़म हो, मैं
शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, जो भी आर्मी चीफ हो, मैंने पिछले 6-7 सालों में यही देखा है कि वो बाहर जाता है, कोशिश करता है कि कर्जा मिल जाए, इमदाद मिल जाए, तो थोड़ा वक्त मिल जाए। मौजूदा आपने SIFC बनाई थी और उससे एक उम्मीद पैदा हुई थी कि मुमकिन है इससे अनरेस्ट बाहर से आएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे, और लोगों ने तवज्जो भी शुरू की कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दोस्त ममालिक की तवज्जो है, बाकी भी है। लेकिन जब मुल्क के अंदर आपको ऐसे काम होगा तो कौन आगे यहाँ पैसे लगाएगा और क्यों लगाएगा? फिर अभी तो सुना IMF ने भी कहा है कि आप डेलीगेट नहीं कर सकते बदन के, इसमें अगर कोई हमारा साथी रहनुमाई कर सके तो अवाम के पास आखिरी हल क्या होगा? अवाम के पास तो फिर अल्लाह ना करे अवाम के पास तो जब आपके बच्चे के पास रुचि नहीं होती फिर आप हर काम करते हैं। अभी अगर आप ये बच्चे जो पकड़े जाते हैं, जो चोरी करते हैं, चलिए हाफ साहब आपको पॉइंट आज वक्त खत्म हो गया। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।